आज तक हरियाणा में इस भाजपा सरकार ने जो कानून बनाया है, इनके पास ट्रिब्यूनल का वो स्टाफ भी नहीं। उसके लिए तो हमने 750 लोगों ने अपनी शहादत दे दी, लेकिन जिसकी थाली खाने की, जिसका खेत चला जाएगा, जिसकी ज़मीन एक्वायर हो जाएगी, जो किसान ही नहीं रहेगा, जो आगे किसान के संघर्ष में बैठने के भी लायक नहीं रहेगा। हम खेती करते हैं तभी तो हम किसान के साथ लड़ेंगे। जब हमारी खेती नहीं रहेगी, उसकी 7 पुश्तों का जो उसकी थाली वो छीन ली जाएगी, इससे बड़ी चोट, अधिग्रहण से बड़ी कोई चोट हो नहीं सकती। तो यदि सरकार ने सारे काम ही पीपीपी प्रोजेक्ट से कराने हैं तो फिर संसद भी उसी प्रोजेक्ट से चला लें। क्या जो संयुक्त किसान मोर्चा के नेता हैं, क्या वो किसान की लड़ाई नहीं लड़ते? इसको एक आदमी पे सेंटर ना करके आंदोलन तब कामयाब होता है जैसे शिवजी की बारात थी। इसलिए है कि ताकि इसकी अगली पीढ़ियाँ सड़कों पे कहीं भीख ना मांगें, इसकी आत्मनिर्भरता जो इसके खेत पे है, जो इसकी इज्जत इससे जुड़ी रहे, वो बरकरार रहे। बहुत तो आंदोलन ही एक ऐसी रेमेडी है जो सरकार के झूठ, प्रपंच, भ्रम से लड़ने के लिए मदद करती है। और आंदोलन के अलावा कोई ऐसा रास्ता नहीं कि आप सरकार को घुटनों पे ला सकें। और चुनाव को मुद्दा बना लियो भाई, मांग को नेता बना के रखना। तो इसी इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, किसान मजदूर भाईचारा जिंदाबाद। सम्मानित यहाँ का अध्यक्ष और ये जो प्रतिनिधि मंडल और ये क्रांतिकारी भूमि जहाँ आंदोलनों की, पीपली का एक आंदोलन इतिहास में दर्ज है। पीपली के आंदोलन ने इंदिरा गांधी तक को झुकाने का काम किया था। उसी धरती पे आज इन धरती पुत्रों को किस व्यवस्था में, इस सर्दी में दोबारा इस आंदोलन के लिए आना पड़ा। तो जो आपकी मांगे हैं सरकार के विकास में, तथाकथित जो विकास है, विकास हमेशा सहभागीदारी के साथ होता है, सबके समावेश को लेकर विकास किया जाता है। लेकिन जब सरकार इसको एनएच का दर्जा नहीं देती तो इस पे यहाँ पे टोल भी काटे जा रहे हैं। जब 2013 का कानून सुमित्रा महाजन की अध्यक्षता में इसी सरकार ने, ये भाजपा के जो आज मंत्री हैं, ये सड़कों पे हमारे साथ चलते थे। और राय से जब ये भूमि अधिग्रहण का कानून जो सदियों से चलता आ रहा था, इसके बदलाव के लिए वहीं संघ के नेता सड़कों पे हमारे साथ थे और एक लंबा संघर्ष चला था कांग्रेस के काल में। और ये कानून आया था कि भाई पुनर्वास, पुनर्स्थापना वाला कानून लागू होगा। अब किसानों के साथ कोई धोखा नहीं होगा, किसानों के साथ इंसाफ होगा। लेकिन बड़े दुख की बात है कि ये जो केएमपी के साथ 2 किलोमीटर का जो दोनों तरफ एरिया है, इसको भी एक तरह से इसके इंतकाल पे, इस पर कोई कोलैबोरेट किसान नहीं कर सकता। इस पे भी प्रतिबंध सिर्फ इसलिए लगाया गया क्योंकि इसका कमर्शलाइजेशन एंगल से सरकार इसका फ़ायदा उठाना चाहती है और किसान का एक तरह से अपमान कर रही है, उसके संवैधानिक अधिकारों का हनन कर रही है। जब संपत्ति का अधिकार आर्टिकल 300A में पढ़ा जाता है, रीड विद 1921, तो क्यों किसानों के साथ नोटिस और बिना नोटिस 24 घंटे में किसानों की ज़मीन के कब्जे लिए जाएं। हरियाणा की विधानसभा में वो काला यहाँ पे एक अमेंडमेंट पास हुआ। जब सारे बॉर्डरों पे आप अपनी सेवाएं दे रहे थे, आपने सिंगू बॉर्डर देख रखा था, हम हरियाणा संयुक्त किसान मोर्चा से आपका टिकरी बॉर्डर देख रहे थे। उसी दौरान इन्होंने एक क्षतिपूर्ति मुआवजा भी एक कानून इन्होंने पास किया कि जो भी प्रदर्शनकारी किसी आंदोलन में आएगा उसकी संपत्तियाँ कुड़क कर लेंगे। तो 2 काले कानून इन विधानसभा में पास किए गए। और जो 2013 का कानून ये कहता है कि इसमें जो रेलवे एक्ट है, एनएच एक्ट है, वो इसमें समावित हैं। यानी कि मार्केट रेट उसके सेक्शन 23 में तय करने का एक अधिकार है। और जो डीआरओ है उसको सिविल कोर्ट का एक राइट है। हर किसान को यहाँ पता है कि यहाँ ज़मीन की मार्केट वैल्यू 5 करोड़, 6 करोड़, 4 करोड़ की यहाँ रजिस्ट्रियाँ हो चुकी हैं। यदि आपको विकास में इतनी भागीदारी या इतनी आवश्यकता है, इस ऑर्बिट रेल की बड़ा प्रोजेक्ट है, 3000 करोड़ की इसमें इन्वेस्टमेंट है, आप इसके साथ 2-4 कमर्शलाइज सिटी भी बसा रहे हैं। लेकिन चुनावी वर्ष के पहले जिस तरह से आज 1 इंच ज़मीन खट्टर ने आज तक 2013 के कानून के तहत नहीं अधिग्रहण करवाई है। और जहाँ तक इस आंदोलन की बताएं
भूमि बचाओ संघर्ष समिति का आंदोलन चला सैदपुर चौक पे, 2 सरकारें अपना जक मार के सब तरह के प्रयोग करके चली गई। वहाँ उस धरने पे हमें किसानों की तरफ एक अपने लड़ने का मौका मिला। छारा में जो 28 जो ऑब्जेक्शन लगे थे, आज कोई भी दावा कर दे भाई उस पर कि मैंने 1 करोड़ 11 लाख दिलवा दिया, 21 लाख दिलवा दिया। 32 ऑब्जेक्शन में से 28 ऑब्जेक्शन लास्ट डेट पे फाइल हुए थे, वो भी फाइल कराए। और मंडोरे के कुछ चेहरे अच्छी तरह से चेहरे से परिचित हैं। मंडोरे के जब यहाँ एसडीएम होती थी श्वेता सुहाग, 2 बार मंडोरे के किसानों ने वहाँ अपनी आपत्तियाँ दर्ज कराई, जो रेफरेंस वैल्यू थी वो आपत्ति करी। और मंडोरे का भी एक सम्मानजनक सा एक, मैं उसको नहीं कहता कि बहुत बड़ा जस्टिस हो गया, लेकिन उसकी कमिश्नर की जब अपील लगाने की तैयारी थी तो मंडोरे के किसानों ने कहा कहीं ये मुआवजा भी हाथ से ना चला जाए। तो जितना भी आसपास इस बेल्ट में था उस मुआवजा भी यहाँ पे मंडोरे को मिला है। अब बात ये आती है कि सरकार ने एक कानून को उसको आगे कर दिया जिसकी वैधानिकता नहीं बनती, क्योंकि केंद्रीकृत कानून आ चुका है। उसमें एक प्रोसेस में जो ट्रिब्यूनल बनता है 2013 के LR एक्ट में जो है लैंड एक्विजिशन एक्ट में, उसमें ट्रिब्यूनल के लिए ट्रिब्यूनल बनाना पड़ता है, सोशल इम्पैक्ट असेसमेंट देखने पड़ते हैं और उसके रिहेबिलिटेशन के मेजर्स लेने पड़ते हैं। आज तक हरियाणा में इस भाजपा सरकार ने जो कानून बनाया है, इनके पास ट्रिब्यूनल का वो स्टाफ भी नियुक्त नहीं है जो आपका तय करे कि आपके क्या सोशल इम्पैक्ट हैं, आपके ज़मीन का आप जब आपकी रोजी रोटी चली जाएगी। और आप देखोगे गन्ने के भाव पे चलते आंदोलन, ये आप 3 कानून जो मंडी के थे, जो व्यापार के थे, महंगाई से थे, उसके लिए तो हमने 750 लोगों ने अपनी शहादत दे दी। लेकिन जिसकी थाली खाने की, जिसका खेत चला जाएगा, जिसकी ज़मीन एक्वायर हो जाएगी, जो किसान ही नहीं रहेगा, जो आगे किसान के संघर्ष में बैठने के भी लायक नहीं रहेगा। हम खेती करते हैं तभी तो हम किसान के साथ लड़ेंगे। जब हमारी खेती नहीं रहेगी, उसकी 7 पुश्तों का जो उसकी थाली वो छीन ली जाएगी, इससे बड़ी चोट, अधिग्रहण से बड़ी कोई चोट हो नहीं सकती। और बड़े दुख की बात है कि NCR में एक एक करके हर ब्लॉक में भूमिहीनों की संख्या बढ़ती जा रही है। अब समस्या आती है कि इसके लिए लड़ा कैसा जाए। हमने अपने संगठन की तरफ से आपके इसके मुखिया को ये अपना समर्थन पत्र दिया है। हम आपसे उम्मीद करते हैं, और पहले तो आपको हम ये नमन करते हैं जो आपने इतना बोल्ड फैसला लिया है कि हम कोई भी मुआवजे को हाथ नहीं लगाएंगे। यदि सरकार 1-2 हियरिंग पे आपको बुलाती है और हमारी तरफ से कोई नहीं जाता, तो निश्चित तौर पे इनको ये प्रक्रिया रद्द करनी पड़ेगी और ये रद्द हो भी जानी चाहिए। मार्केट रेट NCR में लंबे समय तक मांग करते रहे हैं कि 1.25 करोड़ प्रति एकड़ मिनिमम होना चाहिए, लेकिन सरकार जानबूझ के हर ब्लॉक में कभी भी सर्कल रेट आपका पहले नहीं रखती। जब ये प्रोजेक्ट आते हैं 3-3, 4-4 साल पहले इनकी प्लानिंग शुरू हो जाती है, लेकिन यहाँ के जो आपके रेवेन्यू होते हैं, रेवेन्यू कार्यालयों में जानबूझ के आपका सर्कल रेट डाउन कर दिया जाता है। और जब भी हमारे नेता उनके साथ टेबल पे बैठेंगे, मेन आधार है सर्कल रेट का, तो सर्कल रेट इन्होंने कभी किसान से पूछ के निर्धारित नहीं किए होते, इतने कम रखे होते हैं। तो आज के हालात में है कि सर्कल रेट यहाँ कहीं 45-50 या मतलब बहुत बुरा हाल है। तो सर्कल रेट किसानों का 1.25 करोड़ से मिनिमम यहाँ से NCR से मापना चाहिए। और दूसरी बात है, ये जो जिस एक्ट के तहत ये कर रहे हैं, ये एक्ट डाइस नन हो चुका है इन सेंस ऑफ लॉ, इसकी कोई वैधानिकता नहीं रहती। यदि आपको ज़मीन ही लेनी है तो आप पहले हमारा सर्कल रेट बढ़ाने का मौका दीजिए और उसमें आप जो निर्धारण की प्रक्रिया है उसमें मार्केट रेट को आप फिक्स कीजिए, किसान को भागीदार बनाइए। जब आपका प्रोजेक्ट PPP प्रोजेक्ट से ये बन रहा है, PPP प्रोजेक्ट से, तो किसान को उसमें आप स्टेक होल्डर मालिकाना हक के साथ भी भागीदार बना सकते हैं। मैं ये बात कह रहा हूँ, ये आपकी अगली पीढ़ियाँ पूछेंगी, आगे समय ऐसे आने वाला होगा, वो कहेंगे तुम्हारी आंखों पे पट्टी थी क्या दादा चाचा, तुमने हमारे ज़मीन के मालिकाना हक किस लिए दे दिए। PPP प्रोजेक्ट का मतलब ये है, एक सरपंच को गांव में कहीं पे एक ट्यूबवेल लगाना है पानी का और 100 घरों में पानी पहुंचाना है। आपने चंदा कर दिया उसका 5000 रुपये, 100 रुपये घर के कर दिया। एक तो वो सीधा बोरवेल लगवाए और वो आपकी लाइन तक पहुंचा दे घर की।
लेकिन ये तो होता है पंचायत खुद करे या सरकार खुद काम करे। पीपीपी प्रोजेक्ट का मतलब ये है कोई ठेकेदार जाए सरपंच के पास, सरपंच साहब कहाँ ट्यूबवेल लगाओगे, कहाँ ठूठिया ठीक करते घूमोगे, आपको ये 500 रुपये कमीशन मैं देता हूँ, 4,500 रुपये में 4,000 रुपये में मैं आपका काम करके दूंगा। ये तो वो ठेकेदार 4,000 में पैसा आपके घरों से इकट्ठा हुआ 100 रुपये, 500 रुपये सरपंच के चले गए, 500 रुपये अधिकारियों के चले गए, वही काम वो करके देगा ठेकेदार। लेकिन एक बोझ आप पे और पड़ जाता है। वो बोझ क्या पड़ता है आप पे कि आप, वो कहता है जी जब तक मैं पानी दूंगा ना घर में, मैं थोड़ा सा किराया लूँगा सबसे, हर घर से 10 रुपये लूँगा या 12 रुपये लूँगा, 2 रुपये लूँगा। वो एक्स्ट्रा भी कलेक्ट करता है कुछ टाइम के लिए, जिस आधार पे हमारे टोल चल रहे हैं। इसी तरह से जो रैपिड रेल है, ये भी उसी तरह का पीपी प्रोजेक्ट की फॉरेन कंपनी इसको ठेके पे ले रही है। भाई हमें कोलैबोरेट कर लो, मालिकाना हक हमारे पास छोड़ दो और 100 साल का कॉन्ट्रैक्ट कर लो आप हमारे से, आप हमारे साथ अनुबंध कर लो 100 साल का, जो उसमें आपका प्रॉफिट हो पीपी प्रोजेक्ट में जो आपका, वो हमारा उस हिसाब से हमारे साथ शेयर करते रहना। हमें भूमि इन क्यों कर रहे हो? अगर ये ज़मीन विकसित हो तो उसमें उस मालिकाना हक का जितना प्रॉफिट है जो सरकार को दोगे, तो यदि सरकार ने सारे काम ही पीपीपी प्रोजेक्ट से कराने हैं तो फिर संसद भी उसी प्रोजेक्ट से चला लें, जो ये सरकार चलाता अधिकारी वो भी पीपीपी प्रोजेक्ट से चला लें। तो क्या कारण है कि ज़मीन इतनी सस्ती नज़र आती है कि सबसे पहले एक कानून का नोटिस दो, ज़मीन छीन लो और उसके बाद सारे व्यापार करो। टेक्नोलॉजी की बात करते हैं कि हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं, टेक्नोलॉजी एक्वायर करी जा सकती है बाहर देश से। तो ये भूमि इन करने का एक ये है कि कम पैसे में ज़मीन लो और उसके 100 गुना में आप उसको बेचो आगे। यही हाल आपने देखा होगा, या 49 लाख की IMT में देखा होगा आपने, आज वो करोड़ों रुपए में आपका एकड़ पड़ता है जाके। यानी कि ज़मीन सस्ते में खींचो, किसी भी प्रोजेक्ट का नाम लो तो एक बड़ा फैसला आपको लेना पड़ेगा। कितनी भी सुनवाई हो जाए, 1-2 हियरिंग आपको इकट्ठे होके उकानी पड़ेंगी इनकी। यानी कि आपने अगर 1-2 बार नोटिस पे रिस्पॉन्ड नहीं किया और ये लैप्स हो गया तो इनको वो रद्द करनी पड़ेगी ये प्रक्रिया। और जब ये दोबारा प्रक्रिया पे आएंगे तो इनकी जेन्युइन नीड निकल के आएगी, क्योंकि इनके लिए बहुत पैसा उठा चुके हैं वर्ल्ड बैंकों से ये ऑर्बिट रेल कॉरिडोर के लिए। और यदि इनकी आवश्यकता होगी तो या आपको भी उसमें साझेदार भी बनाएंगे, या जो आपका एक बात तो किसान समझता है मोटी मोटी कि उसको पता भाई पड़ोसी का खेत कितना है, जटोले रोड पर 4 करोड़ की रजिस्ट्री होने लग रही है, यहाँ की तो भाई पता लग गया भाई 7 करोड़ की होगी, तो उसके इतना तो समझ में आओ है कि भाई काकरा के बात मैं अपनी ना फेंकूँ, भले उसको कानून का ना पता हो, क्योंकि उसकी रोटी रोजी एक बार जाएगी और उसको 3 बार 4 बार डेवलप करके ठेकेदार सरकार सब उससे फ़ायदा उठा रहे हैं। तो भाई ये कानून की एक तलवार है और प्रोटेस्ट से ये रोकी जा सकती है। तो इसमें जितना भी हमारे से सहयोग होगा, लेकिन मैं एक चीज़ और कहूँगा, अगर मैं राजनीतिक पृष्ठभूमि से हूँ और मेरी ज़मीन जा रही है, या भाई कोई यहाँ पे जिसका किला है वो किसी राजनीतिक पार्टी से है, वो अफेक्टेड भी है, उसको समर्थन देने दो अपना। और कोई चीज़ है जहाँ सरकार से अपना नेतृत्व आपकी बातचीत है, वहाँ विशुद्ध किसान नेता की रखो, कोई एतराज़ नहीं। लेकिन इस आंदोलन में जब जोड़ना होता है ना, तो सभी खापों को, सभी सामाजिक संगठनों को, क्या जो संयुक्त किसान मोर्चा के नेता हैं, क्या वो किसान की लड़ाई नहीं लड़ते? क्या अभिमन्यु कुआड और हमने किसानों की लड़ाई नहीं लड़ते? तो ये प्रतिबंध ना बनाए, इसको एक आदमी पे सेंटर ना करके। आंदोलन तब कामयाब होता है जैसे शिव जी की बारात थी, उसमें भाई भोले भी, भूत भी, प्रेत भी, आपके कौवे, शेर, सब कुछ सब शामिल होते हैं। जंगल का तभी एक है कि प्रोटेस्ट, ये राज तभी होता है कि हर जीव, हर वर्ग आपके आंदोलन को समर्थन दे। तो आंदोलन हवन कुंड के उस अग्नि की तरह है, इसका मुंह कभी बंद मत करना, खुला समर्थन रखो। कोई अपने विचार व्यक्त कर जाता है, उससे काम की बात हवा रख लो, नेतृत्व पर आपने डील करना है, लेकिन कभी कोई ऐसा स्टिग्मा, प्रतिबंध मत लगाओ, सबको राय रखने दो। कुछ ऐसे लोग भी आएंगे NCR के आपसे जो आंदोलनों का अनुभव तो है लेकिन लुट चुके हैं, कई ऐसे हैं, थारे आगे उनका नंबर लगना है, तो उन आदमियों के अनुभव भी लो और जो आगे इफेक्ट होने हैं उन आदमियों से भी अपने जोड़ो।
तो आंदोलन में जितना जोड़ोगे, आपको लगता है बॉर्डर पे अगर खापों का सहयोग ना होता, हर वर्ग का, हर जाति का सहयोग ना होता, तो 1-1.5 साल जो बॉर्डर पर लड़ाई क्या लड़ी जा सकती थी? क्या किसी एक आदमी के बुल्ले बत्ते की बात थी क्या? ये एक आदमी नहीं बर्दाश्त कर सकता। चाहे मैं अपने आप को मैं बताऊं भाई मैं सुप्रीम कोर्ट का वो सॉलिसिटर जनरल हूं, या भाई मैं रजिस्ट्रार हूं, या भाई मैं राष्ट्रपति, एक आदमी की रीढ़ की हड्डी तोड़ने में ज़्यादा टाइम सरकार को नहीं लगता। लेकिन जब समूह उस चीज़ को रिप्रेजेंटेटिव करता है तो ये राय डिबेट से ही आप अपनी पीड़ा औरों में बांटो और इसका खुला मुंह रहने दो भाई। और इसके लिए हम एक गांव में, अफेक्टेड गांव में भी जाने का काम करेंगे, उन लोगों को समझाने का कोशिश करेंगे। ये जो आदमी बैठे ये खाली अपने लिए नहीं बैठे, इस बुजुर्ग की उम्र कम से कम 65-70 होगी, 5-10 साल का आगे समान हो रहा है। ये इसलिए है कि ताकि इसकी अगली पीढ़ियाँ सड़कों पे कहीं भीख ना मांगे, इसकी आत्मनिर्भरता जो इसके खेत पे है, जो इसकी इज्जत इससे जुड़ी रहे, वो बरकरार रहे। बहुत से लोग या निस्वार्थ भाव से अपनी पीढ़ियों को बचाने के लिए, इस वर्ग को बचाने के लिए निश्चित तौर पे लड़ रहे हैं और उनकी लड़ाई को हर उस अंतिम आदमी तक पहुंचाना है। और हमने तो ये भी रखा है कि यात्रा भी नांगल चौधरी से चंडीगढ़ तक भी होगी, उसमें एमएसपी कानून के साथ जो हमारा लंबित आज भी मुद्दा है, जमीन अधिग्रहण का मुद्दा, हम उसमें प्रमुखता से रखेंगे। जमीन अधिग्रहण से बड़ी चोट और किसान पे कोई हो नहीं सकती। आपने बहुत हिम्मत जुटाई है और प्रोटेस्ट, और जब सारे रास्ते बंद हो जाएं, विधि का ज्ञान होने के बावजूद मैं ये कहता हूँ कि सरकार एक परसेप्शन फेंक देती है कि बहुत अच्छा करेंगे, अच्छा कर देंगे, ठीक कर देंगे, लेकिन क्लैरिटी कभी नहीं लाती उसमें। तो आप लड़ने वाले 1.5% लोग सामने हो गए, भले आपको समर्थन 90 का हो, लेकिन 90 में गलत मैसेज दे के सरकार आपसे अलग कर देती है। तो आंदोलन जब चलता है तो आंदोलन ही एक ऐसी रेमेडी है जो सरकार के झूठ, प्रपंच, भ्रम से लड़ने के लिए मदद करती है। और आंदोलन के अलावा कोई ऐसा रास्ता नहीं कि आप सरकार को घुटनों पे ला सकें। और चुनावी वर्ष से निश्चित तौर पे आज यहाँ धरना चला है, वहाँ इधर आसोदा में चल रहा है, राई में भी है, बादली में भी लोग बैठने की तैयारी कर रहे हैं। तो निश्चित तौर पे, और ग्रेटर जो नोएडा है, गाजियाबाद है, वहाँ के किसान भी हमारे से संपर्क में हैं। तो जब रिंग ये चारों तरफ दिल्ली का ये अजगर जो उठ गया, तो सरकार के पास कोई चारा नहीं कि उसको आपके पास खुद चल के आना पड़ेगा। अपनी मांग याद रखो बस कि भाई हमने ये मांग है, 5 करोड़ से कम नहीं लेना, 10 करोड़ से नहीं लेना, और नए भूमि अधिग्रहण कानून से लेना है। मांग रखो, चाहे उन्हें चपड़ासी पूरा करो उसका, चाहे सीएम करो, चाहे पीएम करो, चाहे उसका केंद्रीय मंत्री करे, मांग को मुद्दा बना लियो भाई, मांग को नेता बना के रखना। तो इसी के साथ आपने जो यहाँ पे जिस तरह की हिम्मत जुटाई है, ये अपने आप में एक साहसिक कार्य है। इसमें जो भी समर्थन समय समय पे आप देंगे, और अभिमन्यु कुहाड़ इस छोटी सी उम्र में इतना सहनशील, जोड़ने वाला, हम मीटिंग में देखा करते हैं SKM में, बड़े बड़े उस चीज़ों को, जहर को पीना भी जानता है वो लड़का, और राष्ट्रीय स्तर की नीतियाँ कहाँ किसान को काट रही हैं उनको भी अच्छे से समझता है। तो जो भी भाई के दिशा निर्देश होंगे, हम उनके साथ कंधे से कंधा मिला के लड़ेंगे। एक नारा मेरे साथ लगाएंगे जो सरकार तक आवाज़ जाए, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, किसान मजदूर भाईचारा जिंदाबाद। जय हिंद, जय किसान।